हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिल्स के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे ऑर्डिनरी बिल को, फाइनेंशियल बिल को, मनी बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, और आखिरी में हम जानेंगे कि कौन कौन से वो बिल्स हैं जिसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड होता है। तो इसके थ्रू आपके सारे कंसेप्ट विद रिगार्ड टू बिल क्लियर आउट हो जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, क्या क्या टाइप के बिल्स होते हैं। तो पहला कैटेगरी होता है ऑर्डिनरी बिल का, फिर आता है मनी बिल, फिर आता है फाइनेंशियल बिल, और फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तीन कैटेगरी ऑफ बिल्स को छोड़ के जितने भी जो बिल्स होते हैं उनको ऑर्डिनरी बिल माना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आप निकाल दीजिए। उसके अलावा जितने भी बिल्स होंगे उनको ऑर्डिनरी बिल माना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है एक ऑर्डिनरी बिल को पास कराने के लिए। कि पहली बात तो आप ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस हो या राज्यसभा में हो। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर बिल को पास होना पड़ता है दोनों ही हाउसेस से थ्रू सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है वो आप चाहे तो मेरी पुरानी वीडियो रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने हर टाइप ऑफ मेजोरिटी को एक्सप्लेन किया है। तो पहली बात है कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरी बात है, इसको पास होना पड़ता है दोनों ही हाउसेस से थ्रू सिंपल मेजोरिटी। तीसरी बात है, इसको फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है एसेंट देने के लिए। अगर वो उसको एसेंट दे देते हैं तो फिर वो एक्ट बन जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। इन केस ऐसा हो कि लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा ने पास उसे नहीं किया, तो एक डेडलॉक इसको कहते हैं। इसको कहते हैं डेडलॉक की सिचुएशन, जिसमें एक हाउस पास कर देता है, दूसरा हाउस पास नहीं करता उस पर्टिकुलर बिल को। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फिर प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं पार्लियामेंट का, और दोनों ही मेंबर्स फिर पार्लियामेंट के मतलब लोकसभा के भी राज्यसभा के साथ में आते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास होना होता है। अगर वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास हो जाता है ज्वाइंट सेशन में, तो उस बिल को पास माना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट को बिल भेजा गया है, एक ऑर्डिनरी बिल भेजा गया है, तो उनके पास तीन चीजें जो वो कर सकते हैं। या तो वो उसको एसेंट दे दें अपना, बोले ठीक है मैं अपने सिग्नेचर्स देता हूँ, तो बिल फिर एक्ट बन जाएगा। या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेज दें कि भैया आप फिर से रिकंसिडर इसको कर लीजिए, मुझे ये क्लॉज इसके पसंद नहीं आए। तो खाली एक बार कर सकते हैं वो, कि एक बार उन्हें रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, और अगर फिर से उस पर्टिकुलर हाउस ने उसे वापस भेज दिया है तो अब उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा। तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं या फिर एसेंट दे दें, या फिर उस बिल को अपने पास होल्ड रख सकते हैं। मतलब ना वो एसेंट दे रहे ना वो रिजेक्ट करें, अपने पास पॉकेट में डाल के उसको रख लें, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। या फिर एब्सोल्यूट वीटो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। या तो विद विद होल्ड कर लें बिल को, अपने पास रख लें, जेब में रख लें, ना पास करें ना रिजेक्ट करें, या फिर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें या उस बिल को एसेंट दे दें। अब दोस्तों बात करते हैं मनी बिल की। तो मनी बिल क्या है दोस्तों, जो भी मैटर्स अंडर आर्टिकल 110 दिए गए हैं, अगर उसके रिगार्डिंग कोई बिल आता है तो उसको मनी बिल कहते हैं। और आर्टिकल 110 मॉनेटरी मैटर्स से रिलेटेड सारे मैटर्स को कंटेन करता है, कि कितना बजट एलोकेट होना चाहिए, क्या फंड्स, इन सब के बारे में, पैसों से रिलेटेड जो भी मामला है, उन सभी मैटर्स को आर्टिकल 110 के अंतर्गत रखा गया है। और कोई भी बिल अगर उन मैटर्स पे बनाया जाता है जो कि कंटेंट है अंडर आर्टिकल 110, तो उसको मनी बिल माना जाता है। और एक स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, वो ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। तो इट इज द स्पीकर हु डिसाइड्स। अगली बात यह है कि इसको खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के बाद बहुत ही लिमिटेड पावर होती है विद रिगार्ड टू मनी बिल। और चौथी बात जो मैं आपको इसके बारे में बताऊं, कि इसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना होता है। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है जैसे कि मनी बिल, तो उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए वहां से पास होने के लिए। ये बात आप याद रखिएगा। और फिर जब वो पास हो जाता है लोकसभा से, तो राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा अगर उसे रिजेक्ट कर भी देती है, अगर उसे पास नहीं करती, तो भी वो बिल पास ही माना जाता है। तो राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स होती हैं। राज्यसभा को उस पर्टिकुलर बिल को अपना एसेंट देना होता है, उसे पास कराना होता है थ्रू सिंपल मेजोरिटी विद इन 14 डेज। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसे पास नहीं करती तो भी वो बिल पास ही माना जाता है। या फिर वो क्या कर सकते हैं कि लोकसभा को कुछ रिकमेंडेशंस के साथ उसे वापस भेज दें, और लोकसभा चाहे तो उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर भी सकती है और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है। तो राज्यसभा खाली एक पपेट के तौर पे होती है इन केस ऑफ अ मनी बिल। ज्यादा पावर्स राज्यसभा के पास नहीं होती है।
और दोस्तों 14 दिन का टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि 14 दिन का टाइम होता है राज्यसभा के पास कि या तो वो उसे पास कर दें, और अगर पास नहीं भी करेंगे और रिजेक्ट भी करेंगे तो भी वो पास ही माना जाएगा। तो 14 दिन तक अगर वो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते तो उसको ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट इस केस में क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट अपना एसेंट देने से इनकार कर सकते हैं कि भाई मैं एसेंट नहीं दे रहा, अपनी पॉकेट में जेब में डाल के वो बैठे रहे और कितने भी टाइम तक के लिए बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली 10 महीने, 1 महीना, 15 दिन, कितने टाइम के लिए भी उसको अपने पास रख सकते हैं कि ना एसेंट दे रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं, पर वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते कि भाई मुझे ये क्लॉज इसमें पसंद नहीं आए, आप इसको प्लीज रिकंसिडर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है ना, वो इंट्रोड्यूस ही तभी होता है जब प्रेसिडेंट उसको प्रायर रिकमेंडेशन दे देते हैं। तो एक बार उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब राजीनामा दे दिया अपना कि हाँ भाई इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। तो एक बार उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है, तो उसके बाद जब वो पास हो जाएगा तो उसके बाद वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए फिर से नहीं भेज सकते, पर चाहे तो अपना एसेंट विद होल्ड कर सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये इंट्रोड्यूस जो होता है लोकसभा में, प्रायर रिकमेंडेशन जब प्रेसिडेंट देते हैं उसके बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। ये बात याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की। फाइनेंशियल बिल इज प्रेजेंट अंडर आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1। तो देखिए जो मनी बिल था वो उन्हीं मैटर्स पे डील करता है जो कि कंटेन होते हैं अंडर आर्टिकल 110। पर जब फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं तो अगर फाइनेंशियल बिल में कोई ऐसा मैटर है जो कि 110 के अंदर भी है और उसके साथ ही साथ कुछ नॉन मॉनेटरी मैटर्स भी उसके साथ अटैच्ड हैं, तो फिर वो फाइनेंशियल बिल बन जाएगा। वहीं अगर खाली वही मैटर्स है जो आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है, वही मैटर्स मेंशन्ड है, तो वो मनी बिल होगा। और उसके साथ ही साथ कुछ नॉन मॉनेटरी मैटर्स अगर और अटैच हो जाए तो वो फाइनेंशियल बिल माना जाता है एज पर आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1। तो क्या प्रोसीजर होता है इसके लिए कि इसको खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है जैसे कि मनी बिल में भी था, और बाकी फिर इसका जो प्रोसेस है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। उसके बाद इसको पास होना होता है दोनों हाउसेज से। इसमें ऐसा नहीं होता कि राज्यसभा ना भी पास करे तो भी वो पास माना जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको दोनों ही हाउसेज से पास होना जरूरी होता है। और इसको भी जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। ये बात आप याद रखिएगा। तो इसको भी लोकसभा में खाली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर सारा प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल की तरह जो मेजोरिटी ऑर्डिनरी बिल में चाहिए होती है वो इसमें चाहिए, और इसको दोनों ही हाउसेज से पास होना होता है, ऐसा नहीं होता जैसा मनी बिल में होता है। तीसरी बात, इसको जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो दोस्तों इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वो होता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। तो अगर वो जो चेंजेस, वो जो बदलाव लाए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू अ बिल, अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, अगर वो स्टेट की जो पावर्स है उनको इफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। अगर वो स्टेट की पावर्स को इफेक्ट नहीं करते तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। तो पहले दोस्तों हम वो जानते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो फेडरल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं डालता, मतलब जो स्टेट की पावर्स पे इफेक्ट नहीं डालता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अमेंडमेंट बिल को आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप चाहें तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दें, चाहे तो राज्यसभा में। देन उसको पास होना होता है दोनों ही हाउसेज से, मतलब दोनों हाउसेज से पास होना जरूरी है विद स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या है मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी मेजोरिटी वाली वीडियो में। वैसे स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और दोनों ही हाउसेज से इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होता है। और प्रेसिडेंट इसको ना विद होल्ड कर सकते हैं ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी जेब में डाल के बैठ जाए, ना रिजेक्ट करें ना पास करें, ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही इसको रिजेक्ट कर सकते। और ये कहा गया था आफ्टर 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971। तो इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट से पावर ले ली गई थी और ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ना ही अपने पास रख सकते हैं ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं, उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा। तो ये था दोस्तों उसके बारे में जब फेडरल स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होता। पर अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू फेडरल स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है तो उसको भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होता है, दैट इज 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद अब ये तो चीजें दोनों प्रोसीजर सेम है इन केस ऑफ इसमें भी और इसमें भी। पर अब जैसे कि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि स्टेट की पावर्स इफेक्ट हो रही है, तो अब इसको रेटिफिकेशन चाहिए बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास ये बिल भेजा जाएगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इसको पास करेंगी। और कितने का रिक्वायर्ड है? मोर देन हाफ, मतलब अगर
मानिए 29 स्टेट्स हैं या 30, आप 30 स्टेट्स मान के चलिए अप्रॉक्स, मतलब फिगर आपके लिए इजी होगा, 30 स्टेट्स नहीं है अभी, अगर 30 स्टेट्स है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मोर देन हाफ मतलब 15 से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर इसको रेटिफाई करें, मतलब इसको पास करें विद सिंपल मेजोरिटी। तो लोकसभा और राज्यसभा में पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, पर जब रेटिफिकेशन के लिए जाएगा टू द स्टेट लेजिस्लेचर, तो आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर को वो पर्टिकुलर बिल सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा, तभी वो बिल एक्ट बनेगा। उसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट को इसको एसेंट देना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट इसकी एसेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। अब दोस्तों जानते हैं उन बिल्स के बारे में जिनको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, मतलब उन बिल्स के बारे में कि अगर प्रेसिडेंट जब तक रिकमेंड नहीं करेंगे आप उन बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि मनी बिल जो हमने डिस्कस किया, फाइनेंशियल बिल, या फिर एक कैटेगरी ऑफ बिल है ऑर्डिनरी बिल में एक एक्सेप्शन है, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 से रिलेटेड जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की जरूरी होती है, जैसे कि अगर स्टेट का नेम चेंज करना है, अगर उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, मतलब बाउंड्रीज बढ़ाना है कम करना है, जैसे कि तेलंगाना जब फॉर्म हुआ, तो अगर आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी बिल पास करना है तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड होगी। या फिर अगर आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अंडर आर्टिकल 304, तो उसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होगी। या फिर कुछ कोई ऐसा बिल जो कि स्टेट्स के टैक्सेशन को इफेक्ट करता हो, तो उसमें भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी अंडर आर्टिकल 274। तो ये थी दोस्तों वीडियोस ऑन ऑर्डिनरी बिल, जल्दी जल्दी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की मैंने आपसे कोशिश की है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।